मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। एक बार टेलीग्राम चैनल जो है उसमें शेयर कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गया। रेशियो का ये लास्ट क्लास है और 4-5 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम है एज। ठीक है ना? एज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग और कमेंट करके बता दीजिए कि सब चीज़ सही है ना। कमेंट कर दीजिए बाबू लोग, कमेंट करिए, कमेंट करके बता दीजिए कि सब चीज़ सही है, साउंड वगैरह आ रही है ना। दीपक कुमार गुड मॉर्निंग, निशा कुमारी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबा अहमद, जूही रानी, अब्दुल इस्लाम, रजनीश गुड मॉर्निंग, निशा कुमारी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए गुड। साउंड वगैरह सही आ रही है ना? साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताइए। जय हिंद चित्ररंजन साहा। सोनी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सोनी। दीपक कुमार सर, सब कुछ सही है सर। ओके दीपक, चलिए ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग फास्ट ही करेंगे। रेशियो का आज लास्ट क्लास है और बिल्कुल आप लोग बोर नहीं होइए। देखिए अच्छे से, तो आप लोग रेशियो पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे, काफी क्लासेस हो गया है, 15वां क्लास है आज। चलिए ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग किए हुए हैं और आई थिंक ये क्वेश्चन आपसे काफी आसानी से बन जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार हम डिस्कस कर ही देते हैं। ठीक है ना? चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। दो स्टेशन दो स्टेशन के बीच प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किराया में, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट, यहाँ पे जो है सेकंड और यहाँ पे जो है थर्ड, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किराए में ये अनुपात है आपका। ठीक है ना? 10:7:2 है भाई। तो 10:7 का रेशियो है। ठीक है ना? अनुपात है। तथा इन श्रेणियों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्याओं का अनुपात ये है आपका। ठीक है ना? यात्राओं की संख्याओं का अनुपात 4:9:17 है। ठीक है ना? यानी कि ये आपका फेयर है बाबू। ठीक है ना? फेयर माने किराया होता है, तो ये फेयर का रेशियो है। 10:7:2 के अनुपात में किराया है का अनुपात जो है ना, सफर करने वाले यात्रियों की संख्याओं का अनुपात 4:9:17 है। ठीक है ना? यानी ट्रेवलर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर ट्रेवलर्स की अगर हम बात करें, ठीक है ना, ट्रेवलर्स की अगर हम बात करें, तो ये जो ट्रेवलर्स है भाई, ये 4:9 और रेशियो जो है 17 है। ठीक है ना? 17 है। यदि प्रथम श्रेणी के किराए 1/4 भाग की वृद्धि कर दी जाए, द्वितीय श्रेणी के किराए में 1/8 भाग की वृद्धि कर दी जाए और तृतीय श्रेणी में 10% की कमी कर दी जाए। अच्छा, इसमें अगर हम मान लीजिए कि जो ये किराया 10 है, 10 में 1/4 भाग की वृद्धि कर दें, तो 10 का 1/4 की वृद्धि का मतलब हो जाएगा 4 पर 1 इंक्रीज करेगा, और 4 पर 1 इंक्रीज करेगा तो ये हो जाएगा 5/4। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि 4 पर 1 इंक्रीज करेगा तो हो जाएगा 4 + 1 कितना जी, 5/4 हो जाएगा। यानी जो पहले था 10 यूनिट, ये 10 का 5/4 अब किराया हो जाएगा, ये न्यू किराया है। ठीक है ना? इसके बाद द्वितीय श्रेणी के किराए में 1/8 भाग की वृद्धि, 1/8 भाग की वृद्धि का मतलब होता है बाबू, ये जो किराया 7 है ना, 7 जो है 1/8 की वृद्धि का मतलब 8 पर 1 की वृद्धि, और 8 पर 1 की वृद्धि का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9/8। ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा, 9/8। यानी कि जो पहले किराया 7 यूनिट था, 7 का 9/8 हो जाएगा। ठीक है? इसके आगे देखिएगा आप लोग। तृतीय श्रेणी में किराए में 10% की कमी, 10% की कमी का मतलब 1/10 की कमी, 10% की कमी का मतलब 1/10 की कमी, 1/10 की कमी का मतलब 10 पर 1 की कमी। इसका मतलब 10 में 1 घट जाएगा तो 9/10 हो जाएगा। यानी जो किराया 17 यूनिट है ना, ये 17 यूनिट जो है आपका, तो 17 में 10 पर 1 घट के 9/10 हो जाएगा, यानी कि 9/10। 10 पर 1 घट गया तो 9/10 हो गया, तो 9/10 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो पुराना किराया 17 है ना, ये 17 का 9/10 हो जाएगा। चलिए अब देखिए आप लोग इसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चन में, यात्रियों की संख्या का अनुपात पूर्ववत ही रहे। यानी यात्रियों की संख्याओं का जो अनुपात है ये पूर्ववत ही रहे। ठीक है ना? पूर्ववत ही रहे, यात्री की संख्याओं का अनुपात पूर्ववत रहे।
तो यात्री की संख्या जो है 4, 9 और 17 है भाई, 4, 9 और 17 है। तो ये 4, 9, 17 का 4, 9, 17 ही रहे तो सुनिए पहले इसको एक हम प्रॉपर रेशियो बना लेते हैं, और प्रॉपर रेशियो बनाने के लिए इससे गुणा कर दिया जाए। देखिए तो ऐसा करते हैं हम लोग कि इसमें 80 से गुणा कर देते हैं। इसका एलसीएम देखिए ना, ये 4 है, 8 है, ये 10 है। तो ऐसा करते हैं कि 80 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि 80 से 4 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा और 10 भी कट जाएगा, इसीलिए 80 से गुणा। देखिए तो 4 से ये जाएगा कितना बार में, 20 बार में, और 20 जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1000 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 से कटेगा 10 बार में, तो 7 नवा 63, 6 7 नवा 63, और ये 8 से कटेगा तो ये 630 हो जाएगा रेशियो। ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है ना। 8 नवा 72 गुणे 17, ठीक है ना। तो 72, 8 नवा 72 गुणे कितना हो गया बाबू, 17 हो गया। देखिएगा 17 दूना 34 का 4 हाथ में 3, अरे 17 दूना 34 का 4 हाथ में 3, 17 साते 17 दूना 34, 4 3, और यहाँ पे देखिए ना 17 साते 49, 7 साते 49, 49, 7 कम 7, 7 4 11, 119। तो 19, 17 साते 119, 119, 122 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 122 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1224 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, अब क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, करना क्या है हम लोगों को, ध्यान दीजिए। 4 गो यात्री हैं, एक यात्री का अब किराया जो है, जो फेयर है आपका 1000 है, तो 4 गुणे 1000 बराबर यहाँ पे 4000 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिए 7 से गुणा करिए 0, 7 तिरिका 21 का 1, 7 तिरिका 21 का 1 हाथ में 2, 7 तिरिका 21 का 1 हाथ में बचा 2, और 7 छक 42, अब 42 दो कितना जी 44 हो गया, ठीक है ना। प्लस उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए तो 12 दूना 2400, यहाँ पे हो जाएगा 2448 हो जाएगा, ठीक है ना। 2448 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़िए आप लोग, जोड़ कर देखिए कितना आ रहा है। तो भाई ये जोड़ने पर जो है ना, हाँ देखिए यहाँ पर सॉल्व करके देखिए, डी आर सर क्लासरूम के पास लौट गए कृष्णा कुमार। ठीक है कृष्णा, कोई बात नहीं है, आप लोग ऑनलाइन ही क्लास करिए। जूही रानी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास कीजिए, ज्यादा बेटर होगा। एक काम करिए, इसको जोड़ के देखिए आप लोग क्या आ रहा है, ठीक है ना। लगता है गुणा भाग में कहीं गलती हुआ है क्या जी, क्योंकि हमको याद आ रहा है। जोड़िए तो एक बार गुणा भाग करके देखिए कि सही है कि नहीं है। एक बार बताइए जल्दी से ऑनलाइन में। प्रदीप राजभर गुड मॉर्निंग प्रदीप। आप उल्टा गुणा कर दिए हैं सर, ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। अभी प्रशांत, अभी ऑफलाइन क्लास नहीं करना है, अभी ऑफलाइन क्लास बिल्कुल बंद है, अभी ऑनलाइन ही क्लास आप लोग कीजिए, ठीक है ना। वर्षा सिंह गुड मॉर्निंग। कैसे गुणा करना था देख लीजिए ना, कहाँ गलती हुआ है। ओ हाँ, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलिए देखिए मिलाइए एक बार। ये तो आपका जो 1224 है ये सही है, 1224 ये सही है। अब ध्यान दीजिए तो यहाँ पे 4 का गुणा करना है, 4 का गुणा इससे करना है, ठीक है ना। 4 गो ट्रेवलर्स 1000 किराया, तो 4000 यहाँ पर बनेगा, ठीक है ये। अच्छा 9 का गुणा अब करना पड़ेगा, 9, इस 9 का गुणा 630 से करना पड़ेगा। आशीष कोई बात नहीं है, 80 से भी 40 से भी गुणा करेंगे तो भी दिक्कत नहीं होगा। आशीष कुमार रेशियो बनाने के लिए 40 से भी गुणा करिए चाहे 80 से करिए, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे गुणा करके देख लीजिए आप लोग, 0, 7 तिरिका 21 का 1, 7 छक 42,
अब 42 और 2 44 हो गया, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे देखिए तो भाई, यहाँ पे 17 से गुणा करना है, तो 17 चौक 17 दूना 34, 17 तेरह 17 चौका 68 का 8, हाथ में 6, 17 दूना 34 और 34 6 40, 4, 17 दूना 34 और 34 4 38, हाथ में 3, और उसके बाद देखिए 17 कम 17, 17 3 हो गया आपका 20 हो गया। तो शायद ये आ रहा है मेरा, आप लोग देख लीजिए सर, आप 2 गुणे 9/10 कीजिए। अच्छा एक सेकेंड, हाँ जी यहाँ पे गलती हुआ है, ठीक है सही बोल रहे हैं प्रदीप, एरर हो गया, एरर हो गया। चलिए एक काम करते हैं ना बाबू, शुरू से कर लेते हैं, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, शुरू से करिए। देखिए ना क्या था यहाँ पर, फेयर जो है देख लीजिए आप लोग, जो फेयर है आपका ये है 10:7:2, किराया का अनुपात, यात्रियों की संख्या का अनुपात है, ट्रेवलर्स की संख्या का अनुपात है आपका 4:9 रेशियो कितना है 17। इसको इसलिए ऊपर लिखे ना कि इसमें चेंज नहीं करना है, चेंज नहीं करना है इसलिए ऊपर लिख लिए, इसमें चेंज अभी करना है। क्या चेंज करना है देख लीजिए यहाँ पर, 1/4 भाग की वृद्धि, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/4, 1/द्वितीय श्रेणी में 1/8 भाग की वृद्धि, 1/8 का मतलब हो जाएगा 9/8, और यहाँ पर देखिए ना तृतीय श्रेणी के किराए में 10% की कमी, तो 10% कमी माने 90%, अरे 100% में 10% कमेगा तो 90%, 90% का मतलब 9/10, ठीक है। अब इसको करके सॉल्व करके देखिए आप लोग, गुणा करके देखिए यहाँ पर, कोई भी चीज से गुणा कर सकते हैं, 4 8 10 का एलसीएम 40 से भी कर सकते हैं और 80 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए हम कोई बात नहीं है 40 से कर लेते हैं, तो 4 से जाएगा ये 10 बार में, 4 से जाएगा 10 बार में, 10 गुणे 10 100 गुणे 500 यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 8 से कटेगा 5 बार में, 5 बार में 8 5 8 5 40 और 7 9 63, और 63 में अब हमको करना पड़ेगा 5 से, तो 5 3 15 का 5, 6 5 30, 630 का आधा, 630 का आधा 315, यहाँ पे 315, यहाँ पे देखिए तो कट जाएगा, 4 बचेगा, 9 दूना 18, 18 चौका 18 चौक कितना जी 72 हो गया, ये फेयर हो गया, ठीक है ना। ये अब न्यू फेयर हो गया, न्यू फेयर, इतना रुपया और आपका इतना रुपया हो गया। अब ध्यान दीजिए सभी लोग, ठीक है ना, इसके आगे देखना है जी। एक बात बताइए, ट्रेवलर्स की संख्या 4 है और 500 किराया है, तो 4 पच्चे कितना है जी 20, अरे 4 पच्चे 20 और यहाँ पे 2 जीरो, ठीक है ना, प्लस 9 से गुणा इसमें करके बताइए, 9 पच्चे 45 का 5, 9 एकम 9 और 9 4 9 4 13, हाथ में 29 27 2835, इसको बताइए 17 गुणे 72, 17 को यात्री है, एक यात्री का 72 लगेगा, तो बताइए कितना 1200 कितना जी 24। इस तीनों को जोड़िए, अब आप लोग तीनों को जोड़ के बताइए जल्दी से ना, तीनों को जोड़ के टोटल किराया हो जाएगा, प्रथम श्रेणी से इतना का कलेक्शन, द्वितीय श्रेणी से इतना कलेक्शन और तृतीय श्रेणी से इतना का कलेक्शन, भाई तीनों मिला के कितना कलेक्शन होगा, तीनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के बताइए जल्दी से ना। 6059, हमको याद आ रहा था कि 6059 आएगा, इसके पहले नहीं आ रहा था, ठीक है ना, चूंकि हम सॉल्व किए हैं तो हमको पता है कि 6059 आएगा। तो एक स्टेशन पर किराए से प्राप्त कुल कुल आय इतना रुपया है भाई, ठीक है ना, 6059 पे 00। अब देखिए तो ये कट जाएगा, उसके बाद देखिए तो यहाँ पर बोल रहा है कि 1 बराबर कितना हो गया 10 हो गया, 1 बराबर कितना हो गया भाई 10 हो गया, और अगर 1 बराबर 10 हो गया तो इसके आगे देखना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ज्ञात करें कि तृतीय श्रेणी से कितना का कलेक्शन हुआ, ये क्वेश्चन है लगता है, तृतीय श्रेणी से कितना का कलेक्शन है ये पूछेगा लगता है, तृतीय श्रेणी से कितना का कलेक्शन ये पूछेगा, या इंग्लिश में देख लीजिए क्या है, फाइंड हाउ मेनी रुपीज कलेक्टेड फ्रॉम थर्ड क्लास, थर्ड क्लास से कितने का कलेक्शन है ये क्वेश्चन है भाई। तो थर्ड क्लास से देखिए ना आप लोग, थर्ड क्लास से यही थर्ड क्लास है, 1224 का कलेक्शन है, गुणे 10 कर दीजिएगा एक यूनिट का वैल्यू,
तो 1224 पे जीरो आ जाएगा, यानी 12,240 रुपया हम लोग का जो है ना ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा हम मिस्टेक कर दिए थे इसके पहले, टाइम थोड़ा लग गया, कोई बात नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अगला क्वेश्चन बेहतरीन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है यहाँ पे, आंसर आ गया होगा आपका। ठीक है ना, अब देखिए आप लोग 42 नंबर का, इंग्लिश छोड़िए, हिंदी में देखिए थोड़ा सा। 42 एक चुनाव में प्रत्येक मतदाता को दो एक चुनाव में प्रत्येक मतदाता को 2 उम्मीदवारों को मत देना है। देखिए अभी तक जो भी चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन था उसका खासियत क्या था, जो परसेंटेज में आप किए थे, परसेंटेज वाला क्वेश्चन में जो एक मतदाता था ना उसको एक वोट देना था, अरे एक वोटर को एक ही वोट देना था। लेकिन इस क्वेश्चन में ये एक पिक्यूलियर टाइप का क्वेश्चन है और इसमें एक वोटर को 2 वोट देना है। ठीक है ना, क्वेश्चन में लिख रहा है कि एक चुनाव में प्रत्येक वोटर को 2 उम्मीदवारों को वोट देना है। हम लोग नॉर्मली एक उम्मीदवार को वोट देते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 को वोट देना है, यही डिफरेंस है। आधे मतदाता एक को मत देते हैं और दूसरा मत वे बीसीडी को इस अनुपात में देते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, मान लीजिए बाबू कि यहाँ पर ए बी सी डी, अरे ए बी सी डी अगर 4 पर्सन है तो बोल रहा है कि आधे मतदाता ए को मत देते हैं, माने उनका पहला चॉइस ए है कि ए को मत देते हैं, ए को देने का मन है, ए को मत दिए। लेकिन उसके बाद दूसरा जो मत है ना, अरे जब हम एक आधे मतदाता ए को मत दिए, हमको ए ही देना है, लेकिन चूंकि दूसरा वोट भी हमको करना है तो दूसरा मत वे बीसीडी को 3:2:1 में करते हैं। तो भाई यहाँ पे 3:2:1 में करते हैं। तो आप सोचिए ना कि दूसरा मत बी को दूसरा मत मिला 3, सी को मिला 2 और डी को मिला 1, यानी दूसरा मत की संख्या यहां पर देखा जाए तो 3 2 5 और 5 कितना है 6 है। अगर दूसरा मत 6 है तो इसका मतलब पहला मत भी 6 होगा। आप ही सोचिए ना, मान लीजिए दो आदमी है यहाँ पर, तो 2 आदमी पहला मत जाके दिया किसी को और दूसरा मत अगर हम मान लीजिए कि हम भी दिए ये एगो दिया, तो दूसरा मत की संख्या अगर 2 है तो पहला मत की भी संख्या कितना होगा, 2 ही होगा। तो दूसरा मत है 3 2 5 5 1 6, तो पहला मत कितना होगा 6। और इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक को मत देते हैं तो एक को मतलब 6, आधे मतदाता एक को मत देते हैं तो एक को मत दिए 6, पहला मत 6 का 6 एक को गिरा, ये 6 लोगों के पास दूसरा मत है, तो इसमें से 3 आदमी बी को पसंद किया, 2 आदमी सी को पसंद किया और 1 आदमी डी को पसंद किया। ये ट्रेंड रहा दूसरा मत का, लेकिन पहला मत का ट्रेंड है कि 6 का 6 किसको, ए को। अरे यार समझ में, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है, कि आधे मतदाता ऐसा किए। आधे मतदाता का मतलब वोटर होता है, ठीक है ना, आधे मतदाता। तो आप बताइए आधे मतदाता की संख्या कितना जी, 6, यानी कि आधा मतदाता 6 गो है। तो पूरा मतदाता टोटल वोटर यहां से हम टोटल वोटर मान सकते हैं कितना जी, 12। टोटल वोटर बाबू 12 होगा। अरे पूरा मतदाता जो है 12 होगा, तो उसमें से आधा मतदाता वोट देने आए हैं, 12 में से 6 गो मतदाता वोट देने आए हैं, तो उनका पहला चॉइस ए है, तो 6 का 6 गो वोट ए को गिरा, और उनका दूसरा चॉइस में 3 गो चॉइस करता है बी को, 2 गो मतदाता चॉइस करता है सी को, और 1 मतदाता चॉइस करता है किसको, डी को। ये आया। अब बताइए 12 में से अगर 6 मतदाता वोट देने गए, तो अगर आपसे बोले कोई कि शेष मत बताइए, तो यहां से अगर हम लिखे कि शेष वोटर, तो 12 में से 6 वोटर गया तो शेष कितना बचा, 6 गो। इसके बाद देखिए बाकी मतदाता शेष वोटर कितना, 6। बाकी मतदाता में से आधे बी को मत देते हैं, आधे,
तो अब बताइए ना, इसमें से 6 में से आधा, अरे इसका आधा, बाकी मतदाता में से आधे बी को पसंद करते हैं। तो भाई 6 का आधा कितना जी 3। अब 3 लोग वोट देने जा रहे हैं, ये मान लीजिए कि रास्ता है, तो 6 में से 3 लोग वोट देने इधर से गए, ऐसे जा रहे हैं भाई। तो 6 में से 3 लोग वोट देने गए, तो अब यहाँ पे 6 में से 3 गए तो बचा कितना 3। अब शेष की बात अगर होगी आगे तो हम बोलेंगे कि शेष अभी 3 वोटर बचे हुए हैं। अच्छा, ये जो 3 को वोटर जा रहे हैं, ये वोट है कि वोटर है? ये वोटर है। और 3 वोटर के पास, चूंकि सबको 2-2 वोट देना है, तो 3 वोटर के पास टोटल 6 वोट है। टोटल कितना है? 6 वोट है। प्राइमरी वोट 1-1 और सेकेंडरी वोट 1-1। अब ध्यान दीजिए 3 वोटर के बारे में क्या लिखा है यहाँ पर कि आधे बी को मत देते हैं, यानी कि 6 में से 3 जो आए वो किसको मत देते हैं? बी को। तो अब हम बी के सामने लिख रहे हैं 3, बी के सामने हम लिखे 3। अब बताइए उसके बाद ये प्राइमरी वोट है, और उसके बाद लिख रहा है कि और अपना दूसरा मत 2:1 के अनुपात में देते हैं। तो 2:1 के अनुपात में देते हैं, तो दूसरा मत भी 2 और 1 3, अब पहला मत कितना 3 भाई। फर्स्ट वोट 3 और सेकेंड वोट 2 + 1, टोटल कितना जी 3। तो सेकेंड वोट भी 3 और फर्स्ट वोट भी कितना जी 3। अरे क्लियर हो रहा है? इसके आगे अब बोल रहा है क्वेश्चन में के अनुपात में सी और डी को देते हैं, तो सी और डी को 2:1 में देते हैं। कौन सा मत? दूसरा मत। अरे 3 वोटर थे, पहला मत बी को दे दिए, दूसरा मत 3 को बचेगा, और 3 में सी और डी को 2:1 में देते हैं। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए इसके आगे क्या लिख रहा है, बाकी बचे मतदाताओं में से आधे। अच्छा, बाकी बचा मतदाता कितना बोलिए अब? हाँ, यहाँ पे बाकी बचा कितना है 3, और इसका आधा कितना 3/2। तो इतना मतदाता 3/2 का मतलब होता है 1.5 मतदाता। और 1.5 मतदाता, एक मतदाता के पास अगर 2 वोट, एक वोटर के पास 2 वोट, तो 1.5 वोटर के पास 1.5 वोटर के पास जो होगा 3 वोट होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? इसमें से 3 वोट में से आधा वोट प्राइमरी है, माने 1.5 वोट प्राइमरी होगा, 1.5 वोट क्या होगा सेकेंडरी होगा। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि बाकी बचे मतदाताओं में से आधे सी और डी को समान रूप से मत देते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें से जो है ना, चूंकि अब 2 ही आदमी बचा हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए, तो इसमें से 1.5 वोटर आए, 3 टोटल वोट है, 3 में से कुछ 1.5 वोट प्राइमरी है, 1.5 सेकेंडरी है। तो ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन कि इस 1.5 प्राइमरी में से मान लीजिए कि कुछ प्राइमरी सी को मिला, तो अगर प्राइमरी सी को मिला तो सेकेंडरी डी को मिला, अगर प्राइमरी डी को मिला तो सेकेंडरी किसको मिला? सी को मिला। इस तरीके से अगर प्राइमरी इसको तो उतना ही सेकेंडरी इसको अगर प्राइमरी उतना तो सेकेंडरी इसको, इस तरीके से इसका और इसका, इन दोनों का वोट आपस में क्या है? बराबर है। तो इस तरह से देखा जाए तो 3/2 और 3/2 दोनों को मिलेगा। अरे टोटल 1.5 वोट है, टोटल 1.5 मतदाता है, 3 वोट है, 3 का आधा 3/2, 3/2 दोनों को मिलेगा। अरे मिलेगा ना? इसके आगे देखिएगा, उसके बाद क्या लिख रहा है, शेष 840 मतदाता अभी भी मत नहीं किए हैं। अब एक बात समझिए, यहाँ पर एक बात बताना बाबू, यहाँ पे 3 में से 3/2 वोटर वोट दे दिए, तो अब कितना बच गए? 3/2, ये शेष बच गए। और क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना मतदाता अभी भी मत नहीं दिए हैं। तो आप ऐसे तो करिए सकते हैं ना, ऐसे तो करिए सकते हैं आप लोग, क्या कर सकते हैं बताइए कि 3/2, आप बोल रहे हैं कि शेष 3/2 वोटर्स, और क्वेश्चन बोल रहा है क्या चीज कि जो शेष है, शेष 840 मतदाता, ठीक है ना? अब देखिए आप लोग, तो यहां पर देखेंगे भाई 3/2 बराबर 840, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, ठीक है ना? 2 पे आया 4, 3 8 24, 0, 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0, 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, 540, और सॉरी 560, 1 बराबर 560 हो गया। ये क्लियर है? नहीं क्लियर है जी? 1 बराबर कितना हो गया? 560 आपका हो गया, ठीक है? इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू, 1 बराबर 5/1 यूनिट बराबर 560 आ गया है। तो क्या पूछ रहा है उसको देखना है। प्रत्येक उम्मीदवार को कितने कितने मत प्राप्त हुए, देखिएगा आप लोग, प्रत्येक उम्मीदवार को कितना कितना मत मिला ये निकालना है। जोड़िए मत को, देखिए यहां पे अंदाज लगाइए, ए को मिला है टोटल कितना वोट? 6 वोट। बी को देखिएगा तो बी को 3 वोट यहाँ पे, 3 वोट यहाँ पे, 3 3 कितना जी 6। उसके बाद देखिए इसको 2 वोट, इसको 2 वोट, 4 वोट, और इसको 1.5 वोट,
तो 4 और 1.5, 5.5, 5.5 का मतलब 11/2, ठीक है ना। इसको भी जोड़िएगा, 1 1 2 और 2 और 1.5, 3.5, 3.5 का मतलब 7/2 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अगर रेशियो की बात अगर होती कि किस रेशियो में मत मिला है तो क्वेश्चन आसान होता, आप 2 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर देते 12:12:11:7, 12:12:11:7 आप बोलते। अगर 2 से गुणा करके रेशियो पूछा होता ना, रेशियो में 12:12:11:7 ये आंसर देते। लेकिन यहाँ पर रेशियो नहीं पूछा गया है, यहाँ पर हालांकि आंसर रेशियो के फॉर्मेट में दे दिया गया है, लेकिन आंसर यहाँ पर एग्जैक्ट पूछा है। तो एग्जैक्ट के लिए क्या करते हैं आप देखिए, आप एग्जैक्ट बोलते कि इस डेटा के अकॉर्डिंग एक यूनिट का वैल्यू जो है ना 560 है, इस डेटा के अकॉर्डिंग एक यूनिट 560 है, तो 6 यूनिट कितना होगा गुणे 560, ये 6 यूनिट कितना होगा 560 से गुणा करके बताएंगे। ये 11/2 यूनिट क्या होगा 560 से गुणा कर देंगे, और यहां भी हम 560 से गुणा कर देंगे तो एक्चुअल वोट निकल जाएगा। अब ये मत कह दीजिएगा सर कि सर यहाँ पहले 2 से गुणा कर देंगे तो 12:12:11:7 हो जाएगा, तब कहेंगे कि 1 बराबर इतना, तो 12 गुणे 560 तब उत्तर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ये एक यूनिट वैल्यू इस डेटा के अकॉर्डिंग एक यूनिट बराबर 560 है, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग एक यूनिट 560 है, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग इसको जो है ना 6 वोट है, 6 ही वोट है, 6 यूनिट ही है। 2 से गुणा कर दीजिएगा तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। भले रेशियो पूछेगा तो हम 12:12:11:7 दे देंगे, लेकिन एक्चुअल वोट पूछेगा तो एक यूनिट इतना, तो 6 यूनिटें बताना पड़ेगा, यहाँ भी 6 यूनिट बताना पड़ेगा, यहाँ 11/2 यूनिट बताना पड़ेगा, यहाँ 7/2 यूनिट ही बताना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं, हम एक बार और ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे, जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए, ठीक है ना। नोट करिए, और पूरा रेशियो में हम लोग, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, रेशियो का गर्दा उड़ा दिया। अब रेशियो का कहीं से क्वेश्चन बनाइएगा, आपका क्वेश्चन न रुकने वाला है, ठीक है ना। अपने मटेरियल को सही से कमांड बस कर लीजिए। जूही रानी यस सर, सब्बा अहमद 3360 हो जाएगा, प्रदीप राजभर 3360, 3360, 3080 और 1960। बहुत 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 अच्छा प्रदीप, बिल्कुल सही आंसर है आपका। सब्बा अहमद भी सही आंसर दे रहे हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए नोट, ऊपर से नोट करिए, हम एक बार और समझाएंगे तो क्लियर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर भी लिख लीजिएगा, 42 ये क्वेश्चन नंबर है। अभी हम लोग एज स्टार्ट करेंगे, इसके बाद जस्ट रेशियो के जस्ट बाद एज स्टार्ट करेंगे। हो गया है क्या? कल आप लोग का क्लास नहीं हो पाया, कल गए हुए थे एक जगह तो आने में लेट हो गया था। परसों एलजेब्रा का क्लास किए थे ना, एलजेब्रा में मैथमेटिकल सीरीज हुआ था। चलिए ध्यान दीजिए, हाँ एक बार इसको बढ़िया से और समझिए आप सभी लोग बाबू, ठीक है। एक बार समझिए, कितना मतलब हार्ड देखने में लग रहा है, लेकिन हार्ड क्वेश्चन है नहीं। भाई बोल रहा है कि एक चुनाव में प्रत्येक वोटर को 2 वोट देना है। उसके बाद लिख रहा है क्या चीज ना, आधे मतदाता ए को मत देते हैं और दूसरा मत बीसीडी को देते हैं। देखिए ना, बीसीडी को दूसरा मत देते हैं 3:2:1, दूसरा मत बीसीडी को देते हैं 3:2:1, तो दूसरा मत की संख्या 3 + 2 5, 5 और 1 6, तो दूसरा मत अगर 6, तो ये लोग पहला मत ए को देते हैं, तो पहला मत भी 6, पहला मत 6 और दूसरा मत 6। भाई पहला मत ए को दिए, दूसरा मत बीसीडी को 3:2:1 के अनुपात में दिए। अरे यार समझ में,
ये सब जो मतदाता है कितने मतदाता है? 6 मतदाता है। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि आधे मतदाता। तो अगर 6 मतदाता जो है ये आधे हैं, तो टोटल वोटर्स की अगर बात की जाए, टोटल वोटर्स की अगर हम बात करें तो टोटल वोटर्स कितना जी? 12। टोटल वोटर्स 12, तो आधा वोटर्स जो हो जाएगा कितना जी? 6। पहला वोट ए को 6, दूसरा कोई जरूरी थोड़ी है कि पहला हम ए को दिए हैं तो दूसरा वोट कोई जरूरी नहीं है कि हम केवल बी को दे देंगे, केवल सी को दे देंगे, केवल डी को दे देंगे। कुछ लोग बी को दिए, कुछ लोग सी को दिए, कुछ लोग डी को दिए। 12 वोटर्स के पास टोटल जो है ना, 12 वोटर के पास 24 वोट है। 12 वोटर में से 6 वोटर वोट देने आया, इस 6 वोटर के पास टोटल 12 वोट है। 6 वोट प्लस 6 वोट कुल मिला के यहां से यहां जोड़िएगा तो 12 वोट हुआ। 6 प्राइमरी वोट और 6 सेकेंडरी वोट। 12 वोटर्स में से 6 वोटर निकल गया तो बचा कितना जी? 6। अच्छा, ये जो 6 बचा ये वोट है कि वोटर्स है? ये वोटर्स है। अब वोट की अगर बात करिएगा तो 6 गुणे 2 12 वोट है। इसमें से भी आधा, तो 6 का आधा कितना जी? 3 लोग वोट देने जा रहे हैं। ये जाने का रास्ता है मान लीजिए, हम फील कराने के लिए बोल रहे हैं कि रास्ता, ऐसा थोड़े कि रास्ता है, ये रास्ता है मान लीजिए, ठीक है ना? तो आप बताइए किसको किसको ये लोग देंगे? आधे बी को मत देते हैं, तो 3 लोग बी को मत देते हैं, और दूसरा मत वे 2:1 में सी और डी को देते हैं, तो सी और डी को 2:1 में देते हैं। क्लियर? इसके बाद 6 में से 3 गया, बचा 3, यहाँ पे आ गया 3, ठीक है ना? इसके बाद देखिएगा आप लोग, बाकी बचे मतदाताओं में से आधे सी और डी को समान रूप से मत देते हैं, सी और डी को समान रूप से देते हैं, तो बाकी बचे में से आधा चल जाए तो आधा वोटर्स 3/2, 3/2 वोटर्स का 3/2 वोटर्स है। इतना वोटर्स के पास चूंकि एक को 2 वोट देना है, तो 1.5 वोटर्स के पास 3 वोट है, और 3 वोट का आधा करिएगा तो सी और डी को बराबर बराबर, यानी 3/2, और यहाँ पे कितना हुआ? 3/2 हुआ, ठीक है ना? उसके बाद देखिए, इसके बाद हम थोड़ा सा टोटल वोट कैलकुलेट करते हैं। तो ए को मिला 6 वोट, बी को मिला 3 3 कितना जी? 6 वोट, सी को मिला 2 2 4, और यहाँ 1.5 5.5, 5.5 का मतलब 11/2। इसको जोड़िएगा 1 1 2, और 2 प्लस 3/2 करिएगा तो 2 दूना 4, और 4 3 7/2। या आप ऐसे करिए कि 2 वोट और यहाँ पर 1.5 वोट, तो 3.5, और 3.5 का मतलब 7/2, ये माइंड में आना चाहिए आपके। जैसे भी करिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेशियो पूछता तो हम 2 से गुणा कर देते। अच्छा, अगर चाहे तो आप हर जगह 2 से गुणा कर दीजिए, ये भी आप एक कर सकते हैं कि 2 से पूरा डायग्राम में गुणा। अगर 2 से गुणा करिएगा तो ये बन जाएगा 12 12, यहाँ 11, यहाँ 7, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 3 3, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6 लेना पड़ेगा, 2 4 6 और 12 लेना पड़ेगा। हर जगह मैंने दुगुना करना पड़ेगा, वो हम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि रेशियो नहीं पूछ रहा है। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हालांकि यहाँ पे 12 12 11 6 रेशियो के फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि शेष 840, अच्छा 840 मत है कि मतदाता है? तो शेष 840 मतदाता, मतदाता अपना मत नहीं देते हैं, ठीक है ना? अपना मत नहीं देते हैं। 840 मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। तो आप बताइए ना, 3 में से 3/2 यानी बचा 3/2। अच्छा, ये क्या है? वोट है कि वोटर्स है? ये वोटर्स है। क्वेश्चन में क्या बोला कि शेष 840, 840, 840 यहां भी बोला मतदाता, मतदाता का मतलब वोटर्स, तो वोटर्स की तुलना वोटर्स से। अगर यहां पे लिख देता मान लीजिए कि 840 मत, मत नहीं मिला, मत अगर बोलता वोट बोलता, तो यहाँ पे 3/2 का दुगुना हमको करके 3 वोट लिखना पड़ता। बात आ रहा समझ में ना? तो उसको भी ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप एक एक चीजों को ध्यान दें, बिकॉज फाउंडेशन वाले हैं आप लोग। 3/2 बराबर 840, एक बराबर निकालिएगा, कटा दीजिएगा, 3 दूना 6, 3 8 24, एक बराबर हो जाएगा 560, एक बराबर 560, तो 6 यूनिट 6 यूनिट, 11/2 यूनिट और 7/2 यूनिट में सब में गुणा कर दीजिएगा 560 560 560 560 से। हाँ ठीक है,
हो गया, बैटरी निकल गया था। चलिए अब जो है अगले क्वेश्चन को देखिए और याद कीजिए, ये वाला क्वेश्चन मैं बताया था आप लोगों को। नहीं, ये वाला बताया नहीं है लगता है, बताया नहीं है, ये बता दिए थे, ये वाला नहीं बताया था। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज बताए थे आप लोगों को, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए कंसेप्ट को पहले समझ लीजिए। 43 के लिए हम ये बताए थे कि मान लीजिए कहीं भी जैसे ऐसे दे दिया जाए कि x प्रोपोर्शनल टू अगर 1/√y दे दिया जाए, तो हम इसका मतलब क्या समझेंगे कि अगर x1 ऊपर लेंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मान लीजिए रूट है यहाँ पे, तो √y1 नीचे लेंगे। अगर x2 नीचे लेंगे, इसको नीचे लेंगे, तो इसको कहाँ लेंगे, ऊपर लेंगे, यानी √y2 ऊपर लेंगे। x1 ऊपर तो y1 नीचे, x2 नीचे तो y2 ऊपर। इसका ये मतलब हम समझाए थे, हम बताए थे कि दो यहाँ पे इक्वेशन आता है बेसिकली कि x बराबर k बटा y1 आएगा, x1 लेंगे तो, और x2 बराबर आ जाएगा आपका k बटा √y2 आ जाएगा। और ये जब डिवाइड करिएगा तो बटा हो जाएगा, तो ये कट जाता है, तो ये हो जाता है x1 बटा x2। ये जानते हैं आप लोग कि बीच का बीच से गुणा, नीचे का ऊपर से गुणा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो √y2 अब बटा में ये हो जाएगा √y1। ये के कट गया है, तो ये इक्वेशन प्राप्त हो जाता है, ये हम जानते हैं। ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, फिजिक्स से रिलेट करके क्वेश्चन को दिया गया है मैथ में। ध्यान दीजिए कैसे है। कोई आदमी किसी ग्रह पर कितना कूद सकता है। जैसे कोई भी प्लैनेट है, प्लैनेट में आप जानते हैं कि जैसे अर्थ है, जुपिटर है, ठीक है ना, मार्स है, बहुत सारा प्लैनेट है। तो कोई आदमी किसी ग्रह पर, किसी प्लैनेट पर कितना जंप कर सकता है, यह उस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे पृथ्वी पर हम ही को कूदना है सपोज, तो मान लीजिए कि हम कूदने के लिए अपना फोर्स ऊपर की तरफ लगाएंगे, तो ऊपर की तरफ लगाएंगे, लेकिन पृथ्वी का ये जो धरती है, ये पृथ्वी है, जो अर्थ है, इसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हम ऊपर जाने का कोशिश करेंगे ना, तो पृथ्वी क्या करेगी, अपने तरफ खींचेगी, और खींचने के वजह से हम बहुत ऊपर नहीं जा पाएंगे। हम नीचे, हम फोर्स लगाएंगे लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ जाएंगे। पृथ्वी का यह ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना हम कम कूद पाएंगे, और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स जितना कम होगा उतना हम ज्यादा कूदेंगे। मान लीजिए कि पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो वेट है, मोटाई है, हाइट है, या फिजिकल फिटनेस है, उसके अकॉर्डिंग हम जंप करने का प्रयास करेंगे, पूरा दम लगा के कूदेंगे। तो मान लीजिए कि हम 2 फीट कूदेंगे। मान लीजिए आप पतले दुबले होंगे तो आप 3 फीट कूद सकते हैं। दरोगा का जो तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस कर करके वेट वगैरह लॉस करते करते वो लोग ज्यादा ही कूद लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हम लोग किसी और ग्रह पर जाएंगे जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो, उसका अट्रैक्शन कम हो, तो उतना ही फोर्स है मेरे पास, भाई मेरा मसल्स वही है, उतना खाना खाए हैं, पिए हैं, उतना ही पावर है। तो उतना पावर के साथ जब वहां पे हम कूदने का प्रयास करेंगे, वहां जब दम लगाएंगे, अब मान लीजिए कि अट्रैक्शन कम है, तो खींच नहीं पाएगा वहां का पृथ्वी, या वह ग्रह खींच नहीं पाएगा। तो उस केस में क्या होगा, उतना ही फोर्स में हम, मेरा जंप बड़ा होगा, ज्यादा ऊपर तक कूदेंगे। अरे नहीं कूदेंगे, आ रहा समझ में। वैसे ही मान लीजिए कि कोई ऐसा और ग्रह हो जिस ग्रह पर मान लीजिए ग्रह छोटा है और उसका घनत्व भी कम है। घनत्व ज्यादा होता है ना, घनत्व का मतलब अंदर का पदार्थ। तो जब धरती में पदार्थ कम होगा तो कम खींच पाएगा, और कम खींचेगा तो उतना ही पावर लगाएंगे तो मारेंगे, एक बार मारेंगे एकदम, जो तरकुल होता है, तार का पेड़ होता है, उतना बार उतना जंप हम ही लोग कर जाएंगे, हम कर जाएंगे, आप लोग भी कर जाइएगा। बात आ रहा समझ में। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा भी ग्रह है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, बिल्कुल है, तो नहीं है तो क्या होगा, वहां पे जैसे कूदने का प्रयास करिएगा ना, हल्का भी पावर लगाइएगा, तो चूंकि नीचे की तरफ खींचने वाला वहां कोई नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, थोड़ा सा भी पावर लगाइएगा तो सीधे ऊपर एकदम आसमान में चले जाइएगा। चाहे जो वहां पर अगल बगल का प्लानिट होगा या सन होगा, सन मतलब कोई स्टार होगा जिसका अट्रैक्शन कुछ होगा, तो उसमें जाके चिपक जाइएगा। बात आ रहा समझ में। तो यही है ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, वही उसी पर आधारित क्वेश्चन है। कोई आदमी किसी ग्रह पर कितना कूद सकता है, यह उस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के
व्युत्क्रमानुपाती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के, ठीक है ना, सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया बाबू, इधर से देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, उस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये जो जंप है ना, जे का मतलब जंप, तो ये जंप जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती है। जंप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जितना कम रहेगा जंप उतना ज्यादा रहेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ज्यादा रहेगा ये जंप उतना ही क्या होगा, कम होगा। सेम पर्सन का, मेरा ही, जिस धरातल पे हम जाएंगे वहां फोर्स कम होगा, पूरा कूदेंगे एकदम, छलांग मारेंगे एकदम 5 फीट वाला, 10 फीट वाला, और वहीं जो है फोर्स ज्यादा रहेगा तो 1 फीट 2 फीट कूदने में भी हालत खराब हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए, ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति आखिर किसी ना किसी चीज पर निर्भर करता होगा। अरे किसी ग्रह का कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी किसी चीज पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण का मतलब ग्रेविटेशनल, शक्ति का मतलब हालांकि पावर होता है लेकिन यहाँ हम फोर्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल है। ग्रह की त्रिज्या आर और घनत्व का मतलब डेंसिटी, मतलब क्या है, ये होना भी चाहिए। देखिए ना, कोई ग्रह है तो ये ग्रह मान लीजिए छोटा है, कोई ये ग्रह बहुत बड़ा है बाबू, तो जो बड़ा ग्रह होगा उसका क्या है, फोर्स ज्यादा होने का चांस है, और जो छोटा ग्रह होगा उसका फोर्स कम होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स रेडियस के समानुपाती है। और साथ में इसमें मटेरियल, मान लीजिए कि इसमें मटेरियल बहुत घना हो, एकदम भरा हुआ हो, एकदम चिपक चिपक के एकदम पत्थर, रॉड, दिस डेट, एकदम डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, इसका बड़े है लेकिन डेंसिटी बहुत कम है, पूरा खाली है, हॉलो है, तो हॉलो होगा तो इसका फोर्स कम हो जाएगा। तो इसीलिए डेंसिटी पे भी फोर्स डिपेंड करता है। खैर इतना हमको डिस्कस नहीं करना चाहिए, बिकॉज जस्ट आई एम टीचिंग यू, जस्ट लाइक फिजिक्स की, मैंने फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथमेटिक्स में तो बस इतना ही हमको समझना था, हम मिटा देते हैं। मैथमेटिक्स में हम लोग को क्या समझना था वो देख लीजिए आप। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो जो लिख रहा था उसी पे ध्यान देना है, फिजिक्स छोड़ देना है, और खासकर जनरल कंपटीशन वाला, क्योंकि जनरल कंपटीशन का मैथमेटिक्स जो है 10वां के नीचे होता है, ठीक है ना। इसमें क्या देखिए, कोई आदमी किसी ग्रह पर कितना कूद सकता है यह उस ग्रह की ग्रेविटेशनल शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती है। जंप बराबर कूद सकता है, माने जंप ग्रेविटेशनल फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब नीचे। उसके बाद बोल रहा है कि ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू त्रिज्या एंड घनत्व, त्रिज्या एंड घनत्व, रेडियस एंड डेंसिटी के गुणनफल के सम्मिलित अनुपात में है, दोनों के प्रोपोर्शनल है। अच्छा एक बात बताइए, इन दोनों को कंबाइन करिएगा तो हम क्या लिखेंगे, इधर तो जंप अपने जगह पर है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके जगह पर आरडी लिख सकते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के जगह आरडी लिख सकते हैं, यानी 1/RD हो जाएगा। अब सोचिए ना, आरडी बढ़ेगा तो जीएफ बढ़ेगा, और जीएफ बढ़ेगा तो जंप घटेगा, तो आरडी बढ़ेगा तो जंप घटेगा, आरडी घटेगा तो जीएफ घटेगा, जीएफ घटेगा तो जंप बढ़ेगा। तो डायरेक्ट हम एक बार में कंबाइन कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद ये समझने के बाद से तो क्वेश्चन में कुछ बचबे नहीं किया। जंप ऊपर तो R1 जंप 1 ऊपर तो R1D1 नीचे, और जंप 2 नीचे तो R1D2 R2D2 कहाँ, ऊपर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बृहस्पति ग्रह का तुलना कर रहा है पृथ्वी से, 2 गो ग्रह का बात कर रहा है। बृहस्पति को जुपिटर बोलते हैं बाबू, जुपिटर का बात कर रहा है, और साथ में अर्थ का बात कर रहा है। ये तो बोल रहा है कि बृहस्पति ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 10 गुना है। अब फिजिक्स में जाइएगा तो 10 गुना है कि नहीं ये हमको नहीं पता है, यहाँ तो मैथ के हिसाब से क्वेश्चन सेट है। तो इतना पता है कि पृथ्वी के तुलना में जुपिटर बड़ा है, लेकिन क्या 10 गुने बड़ा है ये तो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़वे किए होंगे। 1 से कितना हुआ, 10 हुआ त्रिज्या। उसके बाद लिख रहा है कि बृहस्पति, इंग्लिश में देखना पड़ेगा बाबू क्योंकि हिंदी वाला अगले पेज पर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है इफ है, हाँ यहाँ पे लिख रहा है क्या चीज कि 10 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड डेंसिटी ऑफ जुपिटर एंड अर्थ इज, यानी जुपिटर का डेंसिटी इतना, जुपिटर का डेंसिटी कितना 1.75, डेंसिटी का मतलब डी, डेंसिटी ऑफ जुपिटर एंड अर्थ इज 1.75 एंड 5.67,
5.67, ठीक है ना, 5.67 ये अर्थ का है डेंसिटी। इफ ए मैन कैन जंप 30 मीटर ऑन अर्थ, एक आदमी अगर 30 मीटर पृथ्वी पर कूद सकता है, जंप हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे हम जंप लिख रहे हैं, एक आदमी का जंप जो है ना अगर 30 मीटर पृथ्वी पर है, सॉरी 30 मीटर पृथ्वी पर है, ठीक है ना, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि ए मैन कैन जंप 30 मीटर ऑन अर्थ, देन फाइंड हाउ मच हाई ही विल एबल टू जंप ऑन जुपिटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 30 मीटर पृथ्वी पर कूद सकता है तो जुपिटर पर कितना कूद सकता है, यही तो निकालना है, ठीक है जी। और आप इस इक्वेशन को देखिए रहे हैं। अब देखिए हम लोग कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जंप हमको जो निकालना है ऊपर रखिए, तो जंप कहाँ का, जुपिटर का निकालना है तो उसको ऊपर रखते हैं, तो हम लिख रहे हैं जे जे, जंप ऑन जुपिटर, जंप ऑन जुपिटर ऊपर, तो जुपिटर का रेडियस और डेंसिटी नीचे, तो जुपिटर का रेडियस और डेंसिटी, जुपिटर का रेडियस और डेंसिटी ये नीचे, तो 10 गुणे 1.75 नीचे। उसके बाद से ध्यान दीजिए, जंप ऑन अर्थ, पृथ्वी का जंप है 30 मीटर, तो पृथ्वी का जंप 30 मीटर नीचे, तो आर इंटू डी कहा ऊपर, अरे आर डी ऊपर चूंकि उल्टा है, तो 1 गुणे 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 67 ऊपर। अब ये जंप ऑन जुपिटर निकालिएगा तो 30 जाकर गुणा होगा, तो 5.67 डिवाइड बाई 10 गुणे 1.75, गुणे कर दीजिए 30 से गुणा कर दीजिए, और आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आप लोग को, ठीक है ना, जो भी आंसर आएगा मिल जाएगा। एक बार आप जल्दी से इसको नोट करिए, हम टाइम ज्यादा लिए हैं, आपको अच्छे से समझाने के लिए ज्यादा टाइम लिए हैं। ऐसा नहीं आप सोचने लगेगा कि बनाने में ज्यादा टाइम लगा, बनाने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आशीष कुमार एलजेब्रा का बहुत फास्ट वीडियो था, कोई बात नहीं है आशीष, वो तो रिकॉर्डेड वीडियो था ना, तो रिकॉर्डेड वीडियो थोड़ा फास्ट था क्योंकि बीच बीच का जो टाइम था वो क्रॉप करके हटा दिया गया था, तो आप उसको आराम से प्ले करके 2 बार 3 बार प्ले करके, 2 घंटे का वीडियो था, पूरा मैथमेटिकल सीरीज उसमें है, उसको देख लीजिएगा। सेम वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ठीक है ना, वही वीडियो यूट्यूब पर भी मैथमेटिकल सीरीज का अवेलेबल है, और वो सेम चीज एग्जाम मंत्रा पे भी अवेलेबल है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। 9.7 दीपक कुमार बोल रहे हैं कि 9.7 आंसर होगा, वेरी गुड। एक बार नोट कर लिए क्या, कर लिए नोट, ऊपर कर दिए, नोट करिए लोग।
हो गया है क्या? चलिए देखिए तो आंसर कितना आया बाबू? ये सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 9 पॉइंट कितना जी? 772। ठीक है ना? तो 9.72 अबाउट, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 10 मीटर जंप करेगा। ठीक है, वेरी गुड। यानी कि जो आदमी पृथ्वी पर अगर मान लीजिए 30 फीट, हालांकि 30 मीटर बहुत बड़ा है, उतना देना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर दे दिया है कोई बात नहीं है। कोई आदमी पृथ्वी पर 30 मीटर, समझ रहे हैं, हम लोग जो होता है लगभग जो होता है 1.5 से 2 मीटर के बीच में सब लोग होता है जनरली, मनुष्य का जो हाइट होता है। जैसे कोई 100, जैसे मान लीजिए कोई 165 सेंटीमीटर है, तो जो 165 का मतलब 1.6 मीटर हुआ लगभग। तो हर आदमी 2 मीटर के नीचे ही होता है, ठीक है ना? तो 30 मीटर समझिए कितना ऊपर हुआ। तो 30 मीटर कूदना संभव नहीं है, लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई आदमी अगर पृथ्वी पर 30 मीटर कूद सकता है, बहुत बड़ा चीज है, तो वह अगर वह जुपिटर पे जाएगा ना तो उसका तिहाई कूद पाएगा, मात्र 10 मीटर कूदेगा, क्योंकि जुपिटर बड़ा है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, जुपिटर बड़ा है और उसमें डेंसिटी भले कम है, पृथ्वी में डेंसिटी ज्यादा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जुपिटर में डेंसिटी कम होने की वजह से, साइज तो 10 गुना है, लेकिन डेंसिटी कम होने की वजह से जो है ना, वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है तिगुना हुआ। और ग्रेविटेशनल फोर्स तिगुना होने की वजह से जो जंप जो है ना वो तिहाई हो गया, माने 30 मीटर से 10 मीटर के आसपास आ गया। बात आया समझ में? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं बाबू। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 44। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है और ये शायद लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, रेशियो का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखेंगे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। सेम टाइप का क्वेश्चन है बाबू, पढ़िए। एक विद्युत ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है। विद्युत माने इलेक्ट्रिक ट्रेन की गति जो है ना 40 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, कोई भी ट्रेन मान लीजिए कि बाबू ये मान लीजिए कि ट्रेन है, सपोज ये सपोज ट्रेन है, सपोज मान लीजिए ट्रेन यही है। तो अगर ट्रेन है तो मान लीजिए कि ये पटरी पे चलेगी। तो ट्रेन अगर आगे बढ़ेगी, अगर ट्रेन आगे बढ़ेगी तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स आप जानते हैं कि पीछे लगेगा, और इसी फ्रिक्शन के वजह से इसकी गति कंट्रोल होती है। अदरवाइज अगर ट्रेन मान लीजिए कि अदरवाइज अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, हल्का सा भी पावर आगे लगेगा ना तो चलते ही जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, जिससे कि कंटिन्यूअस फोर्स आगे लगाना पड़ता है। अगर हम कंटिन्यूअस फोर्स आगे लगाएंगे तो ही ट्रेन आपका जो है ना जाते रहेगी, अदरवाइज थोड़ा सा पावर लगाए फिर से रुक जाएगी फ्रिक्शन की वजह से। अब देखिए आप लोग, ट्रेन अगर आगे तो फ्रिक्शन कहाँ, पीछे। अरे ट्रेन अगर, अच्छा ट्रेन आगे कैसे बढ़ेगी, चूंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि विद्युत ट्रेन है। तो विद्युत अगर ट्रेन है तो इसमें जानते हैं ना, ऊपर आप देखे होंगे कि विद्युत ट्रेन में ऊपर जो होता है ना इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होता है, और जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है। ईएफ का मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यह इलेक्ट्रिक फोर्स आगे, इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रेन को आगे बढ़ाने का कोशिश करेगी, सेम टाइम फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, और फ्रिक्शन इसके गति को रोकेगा। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है ना, ध्यान दीजिए। उसकी विद्युतीय शक्ति, विद्युतीय शक्ति का मतलब, विद्युतीय शक्ति का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, घर्षण बल, घर्षण बल से तिगुना है। इस ट्रेन के बारे में बोल रहा है कि जो विद्युतीय शक्ति माने इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये जो फ्रिक्शन है ना, एफ का मतलब फ्रिक्शन है, इसके रिस्पेक्ट में तिगुना है। ये एक है तो ये 3 है। अरे फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा होना चाहिए तभी तो आगे बढ़ेगा। तो ये तिगुना है और ये 1 गुना है, तिगुना 1 गुना है। इसके बाद देखिए, जब उसकी विद्युतीय शक्ति को दोगुना किया जाता है, विद्युतीय शक्ति को दुगुना किया जाता है, विद्युतीय शक्ति माने इलेक्ट्रिक फोर्स, पहले 3 था, इसको दुगुना माने 6 कर दिए। जब उसकी विद्युतीय शक्ति को दोगुना किया जाता है, 3 से 6 कर दिया जाता है, तो किसी कारणवश उसका घर्षण बल पहले से 1.5 गुना हो जाता है। आप सोचिए ना, जब इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा तो तेजी से दौड़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। तो जब ये दुगुना हुआ तो ये 1.5 गुना हुआ। 1 से 1.5 गुना का मतलब 2 एकम 2 1 3, यानी 3/2 हो जाएगा। ये 3 से 6 हुआ, ये 1 से 1.5 हो गया, ठीक है ना? अब उसकी गति क्या होगी, इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देन फाइंड व्हाट विल बी इट्स करंट स्पीड नाउ। जब ये दुगुना हो गया, ये 1.5 गुना हो गया, तो ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी क्या होगी, पहले तो वेलोसिटी इतनी थी,
अब ये वेलोसिटी न्यू क्या होगी, तो ध्यान दीजिए, जो वेलोसिटी है भाई ये प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना वेलोसिटी ज्यादा होगा। अब फ्रिक्शन के अपोजिट होगा, फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी उतना क्या होगा, कम होगा। अरे फ्रिक्शन रोकेगा। तो ये इक्वेशन आया समझ में क्या आप लोग को, कि वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन फ्रिक्शन के क्या होगा, रिवर्स होगा। अरे होगा ना जी, ये लिखा नहीं है लेकिन इसको समझना है। अब फिजिक्स के पॉइंट से नहीं समझना है, मैथ के पॉइंट से समझना है। नहीं तो मैथ में जो था पूरा ग्रेविटेशनल लॉ लगाने लगिएगा, फ्रिक्शन फोर्स वाला कंसेप्ट लगाने लगिएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन बदल भी सकता है यार। नॉर्मल इक्वेशन हम लगा के चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए वेलोसिटी न्यू निकालना है, तो भाई वेलोसिटी न्यू ऊपर तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर, वेलोसिटी न्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर, लेकिन फ्रिक्शन इसके कॉरस्पॉन्डिंग वी न्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कहाँ होगा, नीचे होगा। अब देखिए वेलोसिटी यहाँ पे ले लीजिए 40, वेलोसिटी 40 नीचे, तो इसको आपको नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको आपको नीचे लेना पड़ेगा कितना, 3, और इसको ऊपर लेना पड़ेगा कितना जी, 1। आया समझ में क्या। अरे ये नीचे तो ये नीचे इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे है, लेकिन फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, आप जानते हैं इतना तो अब कुछ है नहीं इसमें बच्चा वाला, ठीक है ना। बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये भी न्यू निकल जाएगा भाई, भी न्यू जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बताइए, 40 × 6 × 3/2 है, तो ऊपर चला गया 2 गुणे 3। अब सॉल्व करके इसको देख लीजिएगा कितना आ रहा है। तो ये 3 से जाएगा 2 बार में, 40 दूना 80, 80 दूना 160/3, 160/3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द फाइनल आंसर आवर। ये हम लोग का फाइनल आंसर है। एक बार इसको नोट कीजिए, जल्दी नोट करिए। आशीष कुमार नेक्स्ट बोल रहे हैं। हाँ आशीष नेक्स्ट बता दिए, जल्दी नोट करिए। प्रदीप राजभर, जूही रानी, दीपक, वेरी गुड, ए आंसर होगा दीपक, गुड। जल्दी से नोट करिए, आप लोग नोट करिए। हो गया क्या, चलिए ना। तो इसको बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद से एक अंतिम क्वेश्चन है, 45 अंतिम क्वेश्चन है, इसको आप देख ही लीजिए। देखिए आप लोग क्या है इसमें, इसमें क्या बोल रहा है ना, कि एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की पेंसिल से खेल रहे थे भाई। लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया। जैसे यहाँ पे एक पेंसिल है, तो एक गर्ल्स और एक बॉयज एक पेंसिल से खेल रहे थे, छोटे बच्चे थे भाई।
बोल रहा है कि लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया, लड़की तोड़ेगी, ठीक है ना। लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया, लड़का लोग नहीं तोड़ता है लड़का लोग जोड़ता है, यही सच्चाई है, ठीक है ना। तो लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया और लड़के ने यह देखा कि भाई लड़की तोड़ दी तो लड़का देखेगा अब। तो लड़का ने यह देखा कि इन 2 टुकड़ों का अनुपात वही है, जो ये 2 टुकड़ा है ना भाई, ये जो 2 टुकड़ा है, ये 2 टुकड़ों का अनुपात वही है, अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का जो अनुपात जो है पूरी पेंसिल का मतलब x प्लस वाई, पूरी पेंसिल का मतलब x प्लस वाई पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। पूरी पेंसिल x प्लस वाई, अब बड़ा टुकड़ा ये बड़ा है और x प्लस वाई बड़ा है, तो ये बड़ा टुकड़ा इसको ही मानना पड़ेगा, ठीक है ना। पूरा बड़ा, ध्यान दीजिए, पूरी पेंसिल इन 2 टुकड़ों का जो अनुपात है x अनुपात y बराबर पूरा पेंसिल x प्लस वाई, इसके तुलना में या तो ये पार्ट लीजिएगा या तो ये पार्ट लीजिएगा, ये दोनों पार्ट चूंकि छोटा है तो इसके तुलना में ये दोनों पार्ट में से कोई भी यहाँ लेंगे तो इसके तुलना में ये बड़ा है, तो इससे ये भी क्लियर हो गया कि x हम बड़ा ले चुके हैं, तो यहाँ पर x को ही बड़ा लेना पड़ेगा। बात आ रहा है समझ में, यही चीज समझना था। उसके बाद बोल रहा है क्या चीज, लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा था, लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा था। इसका मतलब हुआ कि आप लोग को निकालना है कि x बटा वाई का वैल्यू क्या होगा, यही तो अनुपात है, x वाई के अनुपात में तोड़ा था, यानी x बटा वाई निकालना है हम लोगों को। भले 2, अब अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ कितना वेरिएबल है तो आप कह दीजिएगा 2, लेकिन 2 नहीं है, एक ही वेरिएबल है, क्योंकि आपको x बटा वाई निकालना है और x बटा वाई को हम t भी तो मान सकते हैं ना, एक ही तो वेरिएबल है यहाँ पे। हम क्या बोल रहे हैं नहीं समझे, क्योंकि आपका एलजेब्रा वीक है थोड़ा सा, कोई बात नहीं है। हम ये बोलना चाह रहे हैं बाबू कि यहाँ पे x बटा वाई बराबर x में x से भाग लगेगा 1, यहाँ पे y बटा x। अगर हम x बटा वाई को अगर हम t मान ले बाबू, क्योंकि यही निकालना है, t मान ले, तो जो अब ये इक्वेशन दिखाई दे रहा है x बटा वाई t बराबर 1 प्लस ये जो x बटा वाई है 1 बाई क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब बताइए कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल है भाई, एक वेरिएबल एक इक्वेशन है, क्योंकि आपको x बटा वाई निकालना था। अरे क्लियर, तो ये तो सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि क्वाड्रेटिक आएगा, तो कोई बात नहीं है, टी स्क्वायर बराबर टी प्लस 1, कोई बात नहीं, इसके आगे बढ़ते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस टी, ठीक है ना, बराबर कितना जी 1। या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाइए या तो सोचिए इसको होल स्क्वायर के फॉर्मेट में बदलिए, तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर में बदलना है, तो ए स्क्वायर यहां हम 2 से गुणा कर दिए, तो इस 2 को खत्म करने के लिए यहाँ पे 1/2 से गुणा करेंगे, अरे तभी तो 2 और 1/2 खत्म हो जाएगा, तो ये है क्या चीज 2, ये ए ये बी है, तो बी के जगह पे 1/2 का ए स्क्वायर अपने मन से ये जोड़े, और ये गुणा किए तो यहाँ भाग कर दिए, इतना हम लेफ्ट हैंड साइड में जोड़े तो इधर भी हम 1/2 का स्क्वायर जोड़ देते हैं। थोड़ा सा देख लीजिएगा आराम से घर पे, हम टाइम नहीं इसको वेस्ट करेंगे। t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ये बन गया, और ये बन गया 4, 1/4 स्क्वायर कर देंगे तो 4, 4 एकम 4, 4 एक 5, 5/2 बन गया। अब आप स्क्वायर रूट ले लीजिए तो t माइनस 1/2 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √5 डिवाइड बाई यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है 4, तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना, फॉर्मूला लेंगे तो √5/2, ये माइनस 1/2 जाएगा तो प्लस 1/2 हो जाएगा। यहां से 2 सॉल्व किए तो 2 इक्वेशन आया, एक आ गया क्या चीज प्लस √5 प्लस 1/2, एक आ गया क्या चीज कॉमा, एक आ गया माइनस √5 प्लस 1/2। ये देखिए ना 4, चूंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये तो 5 है, तो 5 का वर्गमूल 2 से ज्यादा होगा, और 2 से ज्यादा नंबर अगर निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो एक में से अगर 2 से ज्यादा घटाइएगा तो ये कैसा नंबर है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये नंबर जो है निगेटिव है। तो आप लोग बताइए कोई भी रेशियो निगेटिव हो सकता है क्या, तो कोई भी रेशियो निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि आपको रेशियो निकालना है, बेसिकली आपको x रेशियो y निकालना है, जिसको आप t माने हुए हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इस हिसाब से देखिएगा तो मेरा आंसर होगा √5 + 1/2। बाटा का मतलब रेशियो होता है,
तो मेरा आंसर जो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, तो √5 + 1:2 यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये बी आंसर हो जाएगा। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। टाइम तो हो ही गया जी। कल एज स्टार्ट कीजिएगा, आज कुछ बता दीजिए, एज हो सके तो, आगे हो सके तो कल ही, कल ही एज बताएंगे, ठीक है ना। सर एनटीपीसी का कुछ बैच लाए गुरुजी। सुमित कुमार आनंद, एनटीपीसी का कोई बैच तो नहीं लाया, आप लोग प्रैक्टिस सेट मेरा वाला लीजिए। एनटीपीसी का जो प्रैक्टिस सेट है हम लोगों का ना, एसडी पब्लिकेशन का, इंजीनियर वीके गुप्ता, संजीत सिंह और पीपी गुप्ता सर एंड झा सर का जीएस है, उसमें तीनों लोगों का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मात्र 21 सेट है, 21 सेट अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम में जाते हैं तो उससे बाहर ना मैथ का क्वेश्चन नहीं आएगा। रीजनिंग भी संजीत सर बेहतरीन देते हैं, तो हम लोग बिल्कुल पैटर्न को समझते हुए उसमें प्रैक्टिस दिए हुए हैं। हर टाइप के क्वेश्चन को आप बना लीजिए मैथ का, ऑलमोस्ट उसी टाइप का एग्जाम में आना है, ठीक है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं बाबू। तो ये खत्म हो गया, ठीक है ना, रेशियो आपका खत्म हो गया, ठीक है जी, रेशियो फिनिश्ड। अब क्या करें बताइए, अब जो है ना, टाइम तो हो गया, तो एज स्टार्ट करें कि एलजेब्रा इसके बाद। कल हम लोग एज करेंगे, ठीक है। अभी हम फिलहाल क्या करते हैं बाबू की, अभी हम आधे घंटे बाद, जो आपका टाइम 12 बजे है, 12 बजे से हम लोग एलजेब्रा करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, ओके फाइन, ओके बाय। प्रशांत कुमार, ऑफलाइन क्लास कब से होगा प्रशांत? ऑफलाइन क्लास जो है ना, अभी कुछ नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है ना, जब तक कुछ नहीं फाइनल होगा तब तक कुछ नहीं बोल सकते हैं।